जितना स्ट्रॉन्ग आपका ये वाला चैप्टर होगा उससे ज्यादा एक बेस बना देगा आप लोगों के लिए मोशन इन अ प्लेन। वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है अगर आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है तो। अब इसके कुछ जनरल रिलेशनशिप रहते हैं बेटा जो हमारा आंसर जल्दी लेकर के आते हैं और ये काफी पॉपुलर भी है। जैसा मेरा डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसी से डिवाइड करके टाइम निकाल के बेटा क्या निकालूंगा मैं, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी भी बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। क्राइम मास्टर गोगो आया हूं तो कुछ लेके जाऊंगा, उसी तरीके से एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन अगर आएगा या तो वो वेलोसिटी को घटाएगा, बढ़ाएगा या डायरेक्शन चेंज करेगा, वो खाली पीली नहीं आएगा, कुछ ना कुछ करके जरूर जाएगा। नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन वाला। आज बेटा मैं लेकर के आया हूं आपके लिए माइंड मैप मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। मतलब अब हमारी एंट्री काइनेमेटिक्स में हो चुकी है। लास्ट वाला बेटा जो लेक्चर था जिसमें मैंने आपको वेक्टर्स एंड कैलकुलस पढ़ाया था, उसके शॉर्ट नोट्स में उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिए होंगे। बेटा एक बात समझना कि पहली क्लास के पहले दिन की पहली क्लास से हर बच्चे को यही समझाता हूं बेटा कि ये जो आपकी नीट की जर्नी रह रही है इसमें आपको एक ही काम करना है, वो है पढ़ाई, और उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बाकी जो इधर उधर के वीडियोस देखते रहते हो ना, जिसमें आपको ये लगता है कि नहीं यार शायद कोई एक वीडियो में ऐसा कोई शॉर्टकट मुझे पता चल जाएगा या मुझे मिल जाएगा जिससे कि मेरा ये जो सफर है या मेरा ये जो जर्नी है ये थोड़ी आसान हो जाएगी, तो बेटा ये गलत फहमी है आपकी, मैं अभी दूर कर देता हूं। ठीक है, तो पहले दिन की पहली क्लास में भी ये समझाता हूं बेटा कि आपको पढ़ाई ही करनी होगी, और आखिरी दिन की आखिरी क्लास में भी यही कहूंगा बेटा कि पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, तो देयर आर नो शॉर्टकट्स, पढ़ाई है बेटा और मेहनत ही है, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो जैसे कि मैंने एक सवाल आपसे ये पूछा था वेक्टर्स एंड कैलकुलस में कि अगर एक कोप्लेनर वेक्टर आपको दिए गए हैं तो मिनिमम कितने वेक्टर की रिक्वायरमेंट है जिससे रिजल्टेंट जीरो आए। तो बेटा अगर इक्वल वेक्टर है तो आंसर होगा 2, और अगर अनइक्वल वेक्टर दिए गए हैं तो उसका आंसर होगा 3। ठीक है, और नॉन कोप्लेनर की बात कर रहा है और अनइक्वल वेक्टर की बात कर रहा है तो उसका होगा आंसर 4। सेम इसी तरीके से आज के लेक्चर में भी आपसे छोटे छोटे 2-3 सवाल पूछूंगा जिसका जवाब मैं इंतजार करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में दें। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, जितना स्ट्रॉन्ग आपका ये वाला चैप्टर होगा उससे ज्यादा एक बेस बना देगा आप लोगों के लिए मोशन इन अ प्लेन। वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है अगर आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है तो। बहुत इंपॉर्टेंस यहां पे बेटा फॉर्मूले और जो ऐसी बातें जो आपको दिमाग में याद रखनी है वो सब लिख करके लेके आया हूं। ठीक है, तो चलिए अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सर हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, स्टार्ट करेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस से। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्राफ्स बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी के और अलग से भी मैं आप लोगों के लिए ग्राफ्स लेकर के आया हूं। रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन भी मैं आपको यहीं पे खत्म करवा दूंगा। रेन मैन प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम ये बेटा मोशन इन अ प्लेन में आप लोग सीखोगे। ठीक है, ये वन डायमेंशन में सीखना है। स्टार्ट करते हैं सर डिस्प्लेसमेंट से। पहली चीज बेटा डिस्प्लेसमेंट होता क्या है सर, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, उसको क्या कहते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सवाल ये आता है कि मैंने आपको क्योंकि वेक्टर्स का माइंड मैप दे दिया है, मैंने ये लिखा भी था, आपको ये बताना है कि ये वेक्टर का टाइप कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट कौन से टाइप का वेक्टर है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। इसकी एसआई यूनिट बेटा मीटर होती है, डायमेंशन एल होती है। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये किस रास्ते ले जाया जा रहा है उससे डिपेंड नहीं करेगा। ये तो ये कहता है कि मुझे इनिशियल पोजीशन बताओ, मुझे फाइनल पोजीशन बताओ। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जोड़ने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बेटा ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये ए दिया गया है, ये बी दिया गया है। ए की जो लोकेशन है बेटा उसका पोजीशन वेक्टर r1 है, बी की जो पोजीशन वेक्टर है बेटा वो r2 है। डिस्प्लेसमेंट को कई बार बेटा हम लोग चेंज इन पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं, जिसे डेल्टा आर से डिनोट करते हैं। डेल्टा आर r2 माइनस r1 से आएगा बेटा। r2 के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं देखूं तो x2 y2 और r1 के बेटा x1 y1। तो r चेंज अगर देखा जाऊंगा डेल्टा आर का तो बेटा x2 माइनस x1 आई कैप और y2 माइनस y1 जे कैप में बेटा ये 2 डायमेंशन में होगा, आई और जे में।
अगर यहीं पे 3D आ जाता है तो बेटा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 ये बेटा कोऑर्डिनेट फॉर्म में आ जाएंगे। कोई इसी में आपका अगर मैग्नीट्यूड पूछ लेगा तो यहां पे बेटा इस डेल्टा आर चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूं, जो कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर से आ जाएगा। सेम बेटा 3D का भी निकाल सकता हूं, जो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 होल स्क्वायर का, ये किस में आ जाएगा बेटा 3 डायमेंशन में। क्लियर है बेटा। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। डायरेक्शन हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि बेटा राइट हैंड साइड वाली चीज पॉजिटिव होगी और लेफ्ट वाली क्या होगी बेटा नेगेटिव। सेम बेटा यहां पे कोई भी चीज अपवर्ड जाएगी तो पॉजिटिव होगी और डाउनवर्ड जाएगी तो नेगेटिव होगी। ये कहानी किसकी हो जाती है बेटा डिस्प्लेसमेंट की। इसी के बाद यहां पे बेटा डिस्टेंस समझाना शुरू करूं तो द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी, बेटा उसे अपन क्या कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस एक कैसी क्वांटिटी है बेटा स्केलर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट बेटा मीटर है, डायमेंशन एल है। बेटा डिस्टेंस जो रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और डिस्टेंस जो रहेगा बेटा वो हमेशा बढ़ता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि टाइम के साथ डिस्टेंस क्या हो जाए घट जाए। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन दी सिचुएशन। पर डिस्टेंस जो है वो हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है। मैं ये भी कह सकता हूं कि बेटा डिस्टेंस जो रहता है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा पाथ पे डिपेंड करता है मेरा डिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट बात है क्या सर कि डिस्टेंस जो रहेगा बेटा वो हमेशा बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब रहेंगे बेटा, ये बराबर तब रहते हैं इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अगर बेटा पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है और जब तक उसने डायरेक्शन नहीं बदली है तब तक मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहती है। बेटा ये कई बार पेपर में पूछा भी जाता है कि बेटा डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो या तो 1 के बराबर होगा या 1 से क्या होगा बेटा ज्यादा होगा, क्योंकि डिस्टेंस बड़ी क्वांटिटी है ना इस वजह से। स्पीड की बात करते हैं तो बेटा स्पीड हमें जो हम स्पीड पढ़ते हैं वो एवरेज स्पीड ही काम की है, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे कोई काम की नहीं है। इसलिए हम बात किसकी करेंगे एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ए से बी तक अगर गया हूं बेटा तो यहां से S1 और S2 डिस्टेंस है, ए से सी जाने में बेटा टाइम T1 लगाया और सी से बी जाने में टाइम T2 लगाया, तो V एवरेज हो जाएगा बेटा टोटल डिस्टेंस दैट इज S1 प्लस S2 और अपॉन टोटल टाइम दैट इज T1 प्लस T2। बेटा क्योंकि ये एवरेज स्पीड है तो ये कैसी क्वांटिटी है सर, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, SI यूनिट बेटा मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन LT माइनस 1। और बेटा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है ये हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। क्यों सर, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस भी पॉजिटिव है तो बेटा उससे ड्राइव्ड क्वांटिटी भी कैसी आएगी पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि डिस्टेंस भी पॉजिटिव टाइम भी पॉजिटिव, तो ये हमेशा कैसा आएगा बेटा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। अब इसके कुछ जनरल रिलेशनशिप रहते हैं बेटा जो हमारा आंसर जल्दी लेकर के आते हैं और ये काफी पॉपुलर भी है। जैसे अगर इसके केस की बात करें तो बेटा पहला केस हम तब पढ़ने वाले हैं जब टाइम अगर हमें बराबर दे दिया जाए। अगर टाइम सेम है तो बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2 बाई 2। अगर डिस्टेंस सेम रहता है बेटा तो 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2 के बराबर होता है। अगर बेटा हमें 3 डिस्टेंसेस दे दिए गए हैं, वैसे जनरली ये कितने देते हैं बेटा 2 देते हैं, पर इन केस अगर 3 दे दें, ये मान लो A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और बेटा ये कौन सा पॉइंट है D पॉइंट है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज S और ये V1 V2 और V3 दिया है। तो बेटा इसका ये जनरल रिलेशनशिप आ जाता है कि अगर मेरे डिस्टेंसेस सेम है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाता है 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 v2 v3 और v3 v1। तो ये बेटा एवरेज स्पीड के कुछ जनरल रिलेशनशिप है जो आप याद कर लोगे तो आपके आंसर जल्दी आ जाएंगे। सेम जैसा एवरेज आपने बेटा स्पीड पढ़ा है उसी तरीके से हमारे पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी यहां पे हमारे दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक होती है हमारी एवरेज वेलोसिटी और दूसरी होती है बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के बारे में बेटा बात की जाए तो वी एवरेज बेटा ऊपर देखो आपका बार आ गया है, मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, ये सर एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है बेटा मॉड में x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
डिस्प्लेसमेंट को बेटा डेल्टा एक्स बाई टी भी लिख सकते हैं। यूनिट की बात की जाए तो बेटा डिस्प्लेसमेंट मीटर है, नीचे टाइम है तो सेकंड आएगा। डायमेंशन इज एल टी माइनस वन। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बातें शुरू होती हैं क्या सर, कि अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो बेटा डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो डायरेक्शन बेटा डिस्प्लेसमेंट की होती है वही सेम डायरेक्शन मेरी एवरेज वेलोसिटी की होती है। एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, क्योंकि बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट कैसा है। जैसा मेरा डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसी से डिवाइड करके टाइम निकाल के बेटा क्या निकालूंगा मैं, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी भी बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। एवरेज स्पीड क्योंकि बेटा डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, तो ये क्वांटिटी हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी के। बराबर कब होगी बेटा, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे हो गई, सेम हो गई। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा तब बेटा मेरी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, बराबर होगी। अदरवाइज उसके अलावा बेटा हर एक कंडीशन में मेरी एवरेज स्पीड बड़ी होगी, किससे, एवरेज वेलोसिटी पे। यहां पे एक वर्ड और ऐड कर लो बेटा, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। ये जरूरी है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए बेटा उसको, क्लियर है, तभी आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर आ रहे हैं। जैसे ही वो पार्ट हम लोग खत्म कर लेते तो आ जाते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। इंस्टेंटेनियस का बेटा हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है तात्क्षणिक। तात्क्षणिक, क्षण मतलब उसी मोमेंट ऑफ टाइम पे। तो बेटा इंस्टेंटेनियस की हम तब बात करते हैं जब हमारा टाइम जो होता है वो बहुत छोटा हो जाए। अगर टाइम मेरा छोटा हो जाएगा बेटा तो ये जो डेल्टा वाला वर्ड है बेटा वो चेंज हो जाता है, किससे, डिफरेंशिएशन वाले डी से, डिफरेंशियल हो जाता है। तो v इंस्टेंटेनियस बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी बेटा बहुत छोटा हो जाए, टेंड्स टू जीरो, तो v इंस्टेंटेनियस का जो मैग्नीट्यूड रहता है बेटा वो dx बाई dt हो जाता है। जैसा बेटा पहले वाली हमारी जो वेलोसिटी थी एवरेज, वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी, उसी तरीके से हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। डायमेंशन जो है बेटा दैट इज एल टी माइनस वन के बराबर होता है। अब क्योंकि हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स के कैलकुलस में अगर आपको याद हो तो यहां पे मैंने डिफरेंशिएशन लिखा था और उसके बगल में लिखा था बेटा स्लोप। मतलब जब भी हम किसी चीज का डिफरेंशिएशन करते हैं बेसिकली हम लोग उसकी स्लोप निकाल रहे होते हैं। अगर यहां पे बेटा v इंस्टेंटेनियस बराबर dx बाई dt लिखा है, दैट मींस स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब भी आपको दिया होगा उसका आप स्लोप निकालोगे या टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। उसी तरीके से अगर बेटा ये dt का मल्टीप्लाई इससे कर दूं तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर v dt के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको बेटा v dt बेटा एग्जैक्टली इंटीग्रेशन याद करो, मैंने इंटीग्रेशन में लिखा था एरिया अंडर ग्राफ। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ v dt मतलब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या दे देता है बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दे देता है। ये और भी बेटा इस तरीके से यूज हो सकता है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे दी गई है और वेलोसिटी निकालनी हो तो आप उसका डिफरेंशिएशन कर दो। आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दे दी गई है और आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप उसका इंटीग्रेशन कर दो। मैंने आने वाली स्लाइड में ये पूरी अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। बेटा आपका काम है इस चीज को पढ़ करके अच्छे से लिखना और बार बार रिवीजन करना, क्लियर है। आप बस उतना काम अच्छे से कर लो ना, आपका सिलेक्शन बॉस कोई नहीं रोक सकता है। आगे आते हैं बेटा, डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ v इंस्टेंटेनियस इज टेंजेंट टू द पाथ, ये बताई दिया गया है। जैसा बेटा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन जो रहता है वो सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रहता है। यहां पे क्या करना है कि अगर आप किसी भी पाथ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे बेटा, वो टेंजेंट किसका डायरेक्शन दे रहा होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन दे रहा होगा। तो ये बात हो गई। अब यहां पे एक कॉन्सेप्चुअल बात आती है बेटा, कई बार आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि एक आपको फंक्शन दे दिया गया है और वहां पे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड पूछा जाता है, ये दो चीजें पूछी जाती हैं। तो वहां पे बेटा जो भी आपको इक्वेशन दी गई होगी वो इक्वेशन में आपको ध्यान देना है कि क्या यहां पे पार्टिकल ने कहीं पलटी तो नहीं मारी है, मतलब कहीं पार्टिकल ने अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज नहीं करी है। अगर बेटा उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है दैट मींस एक पॉइंट पे पक्की बात है उसने क्या मारी है बेटा, पलटी मारी है।
पलटी मारी है मतलब एक इंस्टेंट पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो हुई है। जब भी बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होती है उस इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर नहीं होते हैं। क्लियर है कि नहीं है? डिस्प्लेसमेंट कम होता जाता है और डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो आपको ये स्पेशली मैंने क्लास में ये समझाया है कि जब भी ऐसा हो रहा होगा वी एवरेज और आपसे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी पूछी जाएगी तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए ये पता करने के लिए कि कहीं उसने पलटी तो नहीं मारी है, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो तो नहीं हो रही है टाइम फ्रेम में। यहां पे देख भी सकते हैं इफ अ पार्टिकल इज चेंजिंग द डायरेक्शन एट दैट इंस्टेंट वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिकम जीरो। जब भी डायरेक्शन चेंज करेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? जीरो हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? ये पॉइंट अच्छे से याद रखना। अब यूनिफॉर्म मोशन कौन सा मोशन होता है बेटा? इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। आप यूनिफॉर्म मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कृपया करके कंफ्यूज ना हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ डिफरेंट स्टोरी, यूनिफॉर्म मोशन बेटा एक अलग स्टोरी है। यहां पे कह रहा है इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहां पे बेटा उसे अपन क्या बोलते हैं? वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, और जब बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट होगी आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। ये भी चीज आप याद रखोगे। अब आ जाती है अगली बात एक्सेलरेशन की बेटा। एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को चेंज करना। अगर एक्सेलरेशन आ रहा है तो पक्की बात है या तो वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा या तो घटाएगा, वरना तीसरी चीज बेटा उसकी डायरेक्शन को वो चेंज कर देगा। ये काम है एक्सेलरेशन का। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को अपन क्या कहते हैं बेटा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक एवरेज होता है जिसका फॉर्मूला होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ये भी कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट की बात की जाए तो बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हम लोग समझने के लिए मीटर पर सेकंड से कर लेते हैं कि बेटा हर सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है या घट रही है। डायमेंशन की बात की जाए तो LT माइनस टू बेटा इसका डायमेंशन होता है। अब यहां पे बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू इट्स डायरेक्शन। इफ एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट देन इट विल चेंज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। मतलब क्राइम मास्टर गोगो आया हूं तो कुछ लेके जाऊंगा, उसी तरीके से एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन अगर आएगा या तो वो वेलोसिटी को घटाएगा, बढ़ाएगा या डायरेक्शन चेंज करेगा। वो खाली पीली नहीं आएगा, कुछ ना कुछ करके जरूर जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। बेटा एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो डेल्टा वी के डायरेक्शन के समान रहता है, और डेल्टा वी किसके बराबर होता है? वो सर हमारे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बराबर होता है। बहुत बढ़िया। ये बात मैंने किसकी समझाती थी बेटा? एक्सेलरेशन की। अब हमारे दो टाइप के मोशन होते हैं, एक मोशन होता है बेटा एक्सेलरेटेड मोशन, एक होता है रिटार्डेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन को हम समझते हैं बेटा जब भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी। सेम होगी मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में बेटा जो एंगल थीटा बनेगा वेक्टर का, वो अगर 0 डिग्री होगा बेटा उस मोशन को मैं एक्सेलरेटेड मोशन बोलता हूं। एक्सेलरेटेड मोशन में बेटा मेरी जो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस। आप देख सकते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि बेटा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में या वो नेगेटिव डायरेक्शन में। डायरेक्शन अगर दोनों का सेम होगा तो बेटा उस टाइम पे मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड विल इंक्रीज या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल इंक्रीज, आप ये कह सकते हैं। रिटार्डेड मोशन में बेटा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट रहता है, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में अब जो एंगल बन जाता है दैट इज 180 डिग्री। अब इस केस में क्या होता है? व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन दी अपोजिट डायरेक्शन देन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी क्या करेगा बेटा? अब डिक्रीज करेगा। आप देख सकते हैं ये V है ये A है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। तो यहां पे बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल डिक्रीज। उसी डिक्रीज को बेटा हमने एक्सेलरेटेड मोशन बोल दिया, और उसी एक्सेलरेशन का नाम कई लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। रिटार्डेशन कुछ अलग नहीं है बेटा, जब हमारा एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है बढ़ने में तो वो रोक रहा होगा, और जब वो रोक रहा होगा तो उसका नाम हमने रिटार्डेशन रख दिया।
आप इतनी बात याद रखना कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम होगा तो उस ए को अपन एक्सेलरेशन कहते हैं, और जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बेटा अपोजिट डायरेक्शन में होगी उसे हम रिटार्डेशन मोशन कहेंगे। यहां पे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बेटा मैं आपको समझा देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है और उस पे एक इनिशियल वेलोसिटी लग रही है, तो बेटा जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी लगेगी उसी डायरेक्शन में डब्बा जाएगा। अगर एक डब्बे की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उस पे एक्सेलरेशन लगाया, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है वो उसमें चला जाएगा। प्रॉब्लम या डाउट तब आता है जब एक डब्बा है, उसके पास सेम टाइम पे एक्सेलरेशन भी है और सेम टाइम पे वेलोसिटी भी है। अब ये डब्बा कहां जाएगा? बेटा डब्बा हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की तरफ जाता है, जिस साइड वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वहीं डब्बा जाएगा। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट होंगे तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा होगा, किसी इंस्टेंट पे जाकर के वो वेलोसिटी को 0 करेगा और फिर ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में डब्बे को ले जाएगा। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। If a object is having acceleration and velocity at the same time in opposite direction, the direction of the object will be first move in the direction of velocity. Velocity को 0 करेगा, फिर वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है बेटा? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जाने वाला है। अब जैसा कि बेटा अभी हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे, यहां पे अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बेटा निकालने डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी इक्वेशन दी गई है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई है जो कि टाइम का फंक्शन है, तो एक्सेलरेशन आएगा dv/dt। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई है फंक्शन ऑफ टाइम में, तो बेटा मुझे डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का। अगर मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन दी गई है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस बेटा v dv/dx होता है। तो हमारा एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस निकालना डिपेंड कर रहा है कि हमें इक्वेशन कौन सी दी गई है, उस हिसाब से फिर हम लोग एक्सेलरेशन की वो वाली इक्वेशन लगाएंगे या वो वाला हम लोग डिफरेंशियल फॉर्मूला लगाएंगे। इतनी बात आप याद रखना। क्लियर है बच्चों? हाँ सर। बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। डायमेंशन की बात की जाए तो LT-2 है। खास बात ये बेटा, अगर a बराबर dv/dt अगर लिख देता हूं तो ये एक स्लोप के बराबर है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप मुझे देगा वो क्या प्रोवाइड करने वाला है बेटा? एक्सेलरेशन। अगर मैं dt को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो वेलोसिटी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ a dt, मतलब एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बेटा मुझे वेलोसिटी नहीं चेंज इन वेलोसिटी देगा। ये बात याद रखना। कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि एरिया अंडर ग्राफ मुझे वेलोसिटी देने वाला है। नहीं बेटा, आपको वेलोसिटी नहीं चेंज इन वेलोसिटी मिलने वाला है। ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखोगे। एक बार और ये काम आ सकता है बेटा, अगर वेलोसिटी आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी गई है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, आप उसका डिफरेंशिएशन कर दो। अगर बेटा आपको एक्सेलरेशन दिया गया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और आपको वेलोसिटी चाहिए, तो आप उसका इंटीग्रेशन कर दो। ये बड़ा ही शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया बेटा। ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, यही इंपॉर्टेंट 3 आपके पैरामीटर होते हैं। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए तो बेटा उसका आप डिफरेंशिएशन कर दो v बराबर dx/dt से, तो वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए तो बेटा जो इक्वेशन आई है उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो dv/dt से। और अगर वेलोसिटी आपको फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दी गई है तो v dv/dx लगा दोगे बेटा। यहां पे मैंने छोटा सा लिखा भी है कि कौन किसका फंक्शन होगा, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। आपको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन चाहिए तो बेटा आप उसका 2 बार डबल डिफरेंशिएशन कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये बात है जब हम डिफरेंशिएशन करके नीचे आ रहे। अगर आपको एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी गई और वेलोसिटी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? इंटीग्रेशन। और अगर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए थे तब भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मतलब यहां से आप डिफरेंशिएशन वाली चीजें समझते हो और यहां से आप इंटीग्रेशन वाली चीजें समझते हो। ये वाली बेटा बात हम तब करते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन जो हो वो वेरिएबल एक्सेलरेशन हो। मतलब जब भी हमारा एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो हमें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। अब पर अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बेटा, उसे कांस्टेंट मान करके हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। जहां पे एक्सेलरेशन क्या है बेटा? हमारा कांस्टेंट है, ये तभी वैलिड है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो हम क्या लगाने वाले हैं बेटा? अपने डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के फॉर्मूले।
शुरू करते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन। याद ये रखना कि ये तभी लगेगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ये बेटा चार इक्वेशन हम लोग निकालते हैं। पहला क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v फाइनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू v इनिशियल प्लस डेल्टा s के बराबर। बेटा ये nth सेकंड की होती है, और nth का मतलब होता है, जैसे 8th सेकंड की बात करें तो बेटा 8th सेकंड का मतलब होता है 7 से 8। ये वाली बात आप याद रखना, ठीक है। अब Sn इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू। मैं आपसे एक और सवाल यहां पे ये पूछना चाहता हूं, क्या ये Sn वाला फॉर्मूला क्या डायमेंशनली करेक्ट है? आपको ये बताना है। और अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो इसकी डायमेंशन क्या है ये भी बताना है। मैंने दोनों चीजें पूछी। पहले तो ये बताना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, और अगर है तो इसकी डायमेंशन क्या है। आज मैंने दो सवाल पूछे। एक मैंने कि डिस्प्लेसमेंट कौन से टाइप का वेक्टर है, और दूसरा ये कि क्या ये वाला फॉर्मूला मेरा डायमेंशनली करेक्ट है, और अगर करेक्ट है तो इसका डायमेंशन क्या है। आगे आते हैं बेटा, आगे कुछ एक जनरल फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो आपके बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से छोटे छोटे फॉर्मूले जल्दी आ जाएंगे। हमें बेटा सवाल सही तो करना ही करना है, उसी के साथ ही साथ में समय भी बचाना है। तो पहला बेटा पॉइंट्स टू रिमेंबर, पहला कभी भी आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ लेगा बेटा कोई भी सवाल में, जहां पे इनिशियल और फाइनल दी गई है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम दिया गया बेटा, वहां पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो s इक्वल्स टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। कई बार ऐसा भी सवाल पूछा जाता है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है, फाइनल वेलोसिटी दी जाती है और वेलोसिटी मिड पॉइंट की पूछी जाती है, तो उस मिड पॉइंट का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख सकते हो v मिड पॉइंट बराबर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और उसका अंडर रूट। अदरवाइज आप यहां से s बाय 2 निकालते हो, यहां से s बाय 2 निकालते हो बेटा, वो तरीका लंबा है। डायरेक्ट आप यहां से वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट निकाल सकते हो। सेम बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस के कई सारे सवाल आपने करे होंगे, जहां पे आपको ये बताया होगा कि एक कार है जो 32 किलोमीटर पर आवर से जाती है, वो 8 किलोमीटर दूर रुक रही है। अगर सेम कार 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो कितनी दूर रुकेगी। तो वो बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले सवाल है। वो वाला रिलेशनशिप आप जानते हो कि s इज डायरेक्टली इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2a के बराबर, जहां पे s बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है इनिशियल वेलोसिटी के। तो s1 अपॉन s2 इक्वल्स टू u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर, ये भी काफी काम आता है। अगली बात की जाए बेटा, जहां पे आपसे ध्यान से सुनना, इनिशियल वेलोसिटी से 0 दी जाती है, अल्फा एक्सेलरेशन दिया जाता है, और बेटा फिर बीटा रिटार्डेशन दिया जाता है, और फाइनली बेटा इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ये टोटल डिस्टेंस का बेटा जो फॉर्मूला होता है s बराबर हाफ अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, जो t1 और t2 दिए गए। कई बार बेटा इसमें वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब यहां पे पूछ ली जाती है कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हुई होगी, तो बेटा ये उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू टाइम टी। और अगर आपसे बेटा इन दोनों का रिलेशनशिप पूछा जाए तो अल्फा टी वन इज इक्वल्स टू बीटा टी टू के बराबर है। तो यहां से अल्फा और टाइम का भी मींस एक्सेलरेशन और टाइम का भी रिलेशनशिप निकल आता है। ये सारे फॉर्मूले बेटा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका टाइम बचाने के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इन इक्वेशन की मदद से इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, बट वो समय थोड़ा ज्यादा लेगा। अगर आप ये याद रख लेंगे तो समय थोड़ा कम लगेगा। अगली बेटा इंपॉर्टेंट रेशियोज को करते हैं। रेशियोज भी हमसे कई बार पूछा जाता है बेटा, कभी भी आपसे u इक्वल्स टू 0 और एक्सेलरेशन कांस्टेंट किया जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड की अगर बात की जाएगा, तो ये रेशियो जो रहता है बेटा s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर होता है, दैट इज x, 4x और 9x। अगर आपसे बेटा डिस्टेंस ट्रेवल इन 0 टू 1 सेकंड, 0 टू 2 सेकंड और 0 टू 3 सेकंड पूछा जाएगा, तो बेटा वो रेशियो x, 3x और 5x के बराबर होता है। यहां पे रेशियो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1 के बराबर होता है। ये रेशियो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। अगली बेटा बात क्या कही गई है, यहां पे ध्यान से सुनो। जब भी बेटा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री एंगल बन रहा होगा, तब तक हमारा पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। पर अगर एंगल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, तो बेटा हमारा पाथ जो रहता है वो कर्व पाथ रहता है, या फिर उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोलिक। फॉर एग्जांपल बेटा
ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन है, और सेम बेटा ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन है। इस टाइम पे पाथ या तो ऐसा रहेगा और इस टाइम पे पाथ बेटा इस तरीके का रहेगा। मतलब पाथ इस सिचुएशन में पैराबोलिक रहता है, 0 और 180 में क्या रहता है बेटा, स्ट्रेट लाइन रहता है। इस बात को ध्यान से सुनना। अगला आ जाता है बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा माइनस ऑफ जी से बदल जाती है, जहां पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड रहता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर में भी याद रखना, क्योंकि कई सारे बच्चे यूनिट कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, उनको गलती होती है। तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक सवाल ऐसा आया हुआ है जो आपने भी क्लास में भी सॉल्व किया है और बाकी जगह भी करवाया है, जहां पे एक हाइट आपको किस में दी जाती है, फीट में दी जाती है। तो अगर हाइट को आप फीट को अगर कन्वर्ट करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। इससे बेटर है कि जी की वैल्यू आप फीट में याद कर लें हमेशा के लिए कि 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है जी की वैल्यू। अब यहीं पे आते हैं बेटा, पहला जो हमने सीखा था वो ग्राउंड टू ग्राउंड सीखा था मोशन अंडर ग्रेविटी में, जहां पे ग्राउंड से वेगा वापस ग्राउंड पे आ रहा है बेटा। नीचे से ऊपर जाते हुए हमारा जो मोशन होता है वो रिटार्डेशन होता है, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन। और मैक्सिमम हाइट पे बेटा इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और ये जब वापस आ रहा होगा तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो वो रिटार्डेशन वाला मोशन किस में बदल जाता है बेटा, एक्सेलरेटेड वाले में। जब हमारी बेटा टॉप मोस्ट पोजीशन में वेलोसिटी 0 होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कहा जाए तो बेटा 2u/g होता है। नीचे से ऊपर जाने में टाइम u/g लगता है, और ऊपर से नीचे आने में भी टाइम u/g ही लगता है। मैक्सिमम हाइट की बात की जाए तो बेटा u²/2g होगा। और बेटा जितनी वेलोसिटी से हम फेंकते हैं बॉल, वापस हमें उसी वेलोसिटी से मिलती है बेटा। नेगेटिव क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। और मैक्सिमम हाइट पे हमारी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। ये बात मैंने किसकी करी है बेटा, ग्राउंड टू ग्राउंड की करी है। और यहीं पे अगर बेटा बॉल किसी h हाइट से अगर हम लोग ड्रॉप कर दें, व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ h हाइट बेटा, उस टाइम पे जब ये बॉल h हाइट से नीचे जा रही होती है तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है दैट इज √2h/g के बराबर होता है। खास बात, कई बार ये भी सवाल पूछा गया कि क्या हमारा ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये मास पे डिपेंड करेगा, तो बेटा इसका जवाब है टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। चाहे बेटा लोहे की बॉल हो चाहे प्लास्टिक की बॉल हो, आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट लगने वाला है वो एग्जैक्टली सेम लगने वाला है, अगर मेरी हाइट सेम है। ठीक है सर, मेरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √h के। अगर वेलोसिटी पूछी जाए बिफोर हिटिंग द ग्राउंड तो v = √2gh के बराबर होगी। ये दोनों रिलेशनशिप आप याद रखेंगे। अगर सेम बेटा, क्योंकि यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो -g के बराबर है, मतलब कांस्टेंट है। डिस्टेंस अगर मैं बताऊंगा बेटा फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड में कितना उसने ट्रैवल किया है, तो बेटा x 4x 9x के बराबर। और 0 to 1, 0 से 2 और 0 से 3 अगर मैं पता करूंगा तो बेटा ये रेशियो x 3x और 5x के बराबर निकल के आएगा। क्या ये बात क्लियर है? ये थोड़ा सा डायग्राम बेटा ऐसा बना लो, ये जो रेशियो है ये x 3x और ये 5x है, थोड़ा ये, और ये क्या हो जाएगा x 4x और 9x। बेटा उस वाले में भी छोटा सा चेंज है, ये वाला जो रेशियो लिखा हुआ है ना, ये वाला, इसको क्या करोगे, इसको क्या करोगे, ये क्या हो जाएगा बेटा x, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 9x। ये जो रेशियो है ये x 3x और 5x है। हाँ, ये बेटा थोड़ा सा चेंज कर लेना, 2n-1, और ये s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t²। बेटा ये थोड़ा सा चेंज कर लेना आप लोग, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो यहां पे क्या बताया बेटा, ये वाली वैल्यू x फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड का ये रेशियो आ जाएगा, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1, और यहां पे s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t², ये वाला रिलेशनशिप आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g के बराबर होता है, यहां पे v बराबर √2gh, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। दूसरा बेटा, अगर मैं बॉल को किसी vu वेलोसिटी से अगर ऊपर फेंक दूं और नीचे आने में अगर आपको टाइम बताना हो तो टाइम कैसे निकालोगे, तो मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि आप s = ut प्लस हाफ at वाला फॉर्मूला ही लगा लो। यहां से बेटा आपका टाइम निकल करके आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर फिर भी आप ये चाहते हो कि नहीं यार जल्दी से मेरा आ जाए, तो उस टाइम पे बेटा टाइम का ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि t बराबर u बाई जी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर बाई जी प्लस 2h बाई जी। ये बेटा डायरेक्टली फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, आपके आंसर दोनों से आ जाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्लियर है बच्चों? अगली बात करें बेटा, अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लेता हूं, तो बेटा एयर रेजिस्टेंस का जो एक्सेलरेशन रहता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है। जब बॉल नीचे से ऊपर जा रही है तो बेटा ये रिटार्डेशन नीचे लगेगा, और जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो ये डायरेक्शन जो लगेगा बेटा अपोजिट टू दी वेलोसिटी लगेगा। जिसमें आपको ये टाइम जानना जरूरी है कि बेटा ऊपर जाने में जो टाइम लगता है वो कम लगता है कंपेयर टू नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो कैसा लगेगा बेटा, ज्यादा लगेगा। अब अगर बेटा ग्राफ की बात की जाए तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ग्राफ के जो आपको याद रखने हैं। पहला ये है बेटा, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बेटा ये एक्स और टी ग्राफ है, ये कब, जब वेलोसिटी कैसी दी गई है बेटा, ये कांस्टेंट दी गई है, तो आपको कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। क्लियर है कि नहीं है? एज वेलोसिटी इंक्रीजेस स्लोप ऑल्सो इंक्रीजेस। बेटा जैसे जैसे मेरी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरे एंगल बढ़ते जाएंगे, तो जिसकी ज्यादा वेलोसिटी होगी बेटा उसका टेन थीटा जो होगा वो ज्यादा होगा। क्लियर है? अब यहां पे बात करें बेटा, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस देन द ग्राफ विल बेंड टुवर्ड्स वाई एक्सिस। बेटा जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है मेरा ग्राफ कहां की तरफ बेंड होता है, वाई एक्सिस की तरफ। मतलब जब भी मेरा एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तो मुझे ग्राफ जो मिलने वाला है बेटा एक्स टी, वो एक कर्व ग्राफ मिलने वाला है, जहां पे मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन दी सेम डायरेक्शन, तभी ये वेलोसिटी बढ़ रही है। वहीं अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज अगर कर रहा है तो बेंड कहां की तरफ होगा बेटा, एक्स एक्सिस की तरफ होगा, और एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो ग्राफ कैसा मिलेगा, कर्व। और यहां पे ये लिख सकता हूं बेटा, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसे डायरेक्शन में बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या ये बात अच्छे से क्लियर है? अब इसी के बाद बेटा कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो आपको देख करके यहां समझना होगा। पहले ग्राफ की बात की जाए तो बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन मिल रही है दैट मींस आपका ऑब्जेक्ट क्या इसी पोजीशन पे है, टाइम के साथ पोजीशन नहीं मिल रही है, मतलब वेलोसिटी जीरो, और वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। यहां पे आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट में बेटा एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन बन रही है, जहां पे थीटा कैसा है बेटा, एक जैसा है। कहीं पे भी अगर आप थीटा देखोगे तो सेम है, स्लोप सेम है, दैट मींस वेलोसिटी कैसी दी गई है बेटा, कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मेरा बेटा स्लोप अगर नीचे की तरफ है, अगर ये एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री दिया गया है, ग्रेटर देन 90 का मतलब है आपकी जो वेलोसिटी बन रही है वो नीचे की तरफ बनेगी, क्योंकि बेटा स्लोप 90 डिग्री से ज्यादा है, मतलब स्लोप आपका वेलोसिटी दे रहा है, वेलोसिटी कैसी हो जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी एक स्ट्रेट लाइन है तो पक्की बात है एक्सेलरेशन क्या आ रहा होगा बेटा, जीरो आ रहा होगा। आप यहां पे देखिए बेटा, यहां पे आपके पास कुछ वेलोसिटी है जो कि थीटा जो है बेटा लेस देन 90 मतलब पॉजिटिव है, यहां पे स्लोप आपका थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया, और यहां पे देख सकते हो स्लोप आपका थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। मतलब अब आपकी जो वेलोसिटी है बेटा वो किसी पॉजिटिव से शुरू हो रही है, फिर बीच में जीरो हुई है और फिर नेगेटिव गई है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्लियर है बच्चों? और अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो यहां पे एक्सेलरेशन आप देख सकते हो, यहां पे जो थीटा है बेटा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा आ जाएगी तो एक्सेलरेशन कैसा बन जाएगा बेटा, आपका नेगेटिव बन जाएगा नीचे की तरफ। क्या ये बात भी क्लियर है? अब यहां से हम लोग चलते हैं बेटा, यहां पे हमें तीन ग्राफ सीखने हैं जो कई बार हमसे पूछे गए हैं और एग्जामिनेशन में आते भी हैं। सबसे पहले बात की जाए बेटा ग्राउंड टू ग्राउंड की, तो आप डिस्प्लेसमेंट ग्राफ याद रखना बेटा, इसका इस तरीके से होता है। वेलोसिटी ग्राफ बेटा ऊपर से नीचे इस तरीके से होगा, क्योंकि यहां पे आपके पास कुछ पॉजिटिव में u वेलोसिटी है, मैक्सिमम हाइट पे आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और जब आप ग्राउंड को हिट कर रहे हो तो आपकी वेलोसिटी माइनस यू के बराबर होगी। अगर आपने ऊपर से बॉल को बेटा नीचे ड्रॉप किया गया है और अगर मैं इसको रेफरेंस ले रहा हूं तो क्या बेटा t इक्वल्स टू जीरो पे कुछ हाइट है, हाँ सर हाइट है, और फाइनली जब बेटा ये नीचे को आ रही है तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, तो एस टी ग्राफ बेटा इसका इस तरीके से बनेगा। और अगर u यहां पे बेटा जीरो दिया गया है
और वेलोसिटी का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पे बेटा वेलोसिटी क्या है, मेरी 0 है, और सम टाइम t पे आपकी जो वेलोसिटी है बेटा वो किसके बराबर हो जाएगी सर, √2gh के बराबर हो जाएगी, और टाइम की वैल्यू अगर पूछूं तो √2h/g के बराबर होगा। ये वैल्यू भी आप यहां से देख सकते हो। अगली जो कंडीशन आती है बेटा वो किसकी कंडीशन होती है, वो बाउंसिंग की कंडीशन होती है। बाउंसिंग की कंडीशन में आपने देखा है बेटा डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इस तरीके का बनता है, और वहीं अगर ऊपर से नीचे आ रहा है बेटा तो ओरिजिन से अगर मैं इसको रेफरेंस ले रहा हूं तो ये किसी h हाइट से नीचे आ रहा है तो ग्राफ ऐसा बनाना, ठीक है। हाँ सर, और वहीं अगर बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप देखोगे तो पहले आपके पास कुछ क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये आप देखो। हाँ सर, t इक्वल्स टू 0 पे ये u की वैल्यू क्या दी गई है 0, तो बेटा ये ग्राफ कैसा जाएगा, नीचे जाएगा। उसी इंस्टेंट में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, फिर ये नीचे जाएगा, फिर उसी इंस्टेंट पे हो जाएगा पॉजिटिव, और ये फिर ये नीचे जाएगा। तो ये बेटा क्या बन जाएंगे, आपके बाउंसिंग के ग्राफ बन जाएंगे। सब में बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, मतलब नेगेटिव आ रहा होगा, तो यहां पे ये जो लाइन है बेटा ये -g के बराबर है। ये तीनों ग्राफ के लिए क्या है बेटा, वैलिड है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ तो चेंज नहीं होने वाला है। क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद बेटा रिलेटिव मोशन की अगर बात करें तो रिलेटिव मोशन किस पे डिपेंड करता है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। और यहां पे VAB निकालोगे तो VA माइनस VB, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ A एज सीन बाय B। एक्सेलरेशन AB तो एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस AB के बराबर होगा एक्सेलरेशन ऑफ A एज सीन बाय B। बेटा रिलेटिव का पूरे कॉन्सेप्ट में सिर्फ टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है बेटा जो किस पे डिपेंड नहीं करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है। तो आप याद रखना कि बेटा सबसे पहले कोई भी सवाल करोगे तो सबसे पहले आप टाइम निकालो। अगर बेटा इसी रिलेटिव के कॉन्सेप्ट पे आपकी रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बन जाएगा, और एक बेटा ऐसे सवाल भी आते हैं जहां पे एक दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, अगर बेटा डायरेक्शन अपोजिट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बेटा टोटल लेंथ अपोजिट है, तो बेटा दोनों मिलकर के डिस्टेंस कम कर रहे हैं ना, तो ये वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी बेटा, वहां पे सेम डायरेक्शन के केस में वेलोसिटी क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, लेंथ वही रहेगी और वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, माइनस। मोशन अंडर ग्रेविटी की बेटा बात करें तो यहां पे भी जी नीचे लग रहा होता है और इसमें भी जी कहां लग रहा होता है, नीचे, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0। अगर बेटा रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया तो ये तो सवाल अब आपका किसका बन जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी का, जिसमें टाइम पूछा जाएगा कि किस टाइम पे ये कोलाइड करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस जितना है, और बेटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऐड। तो यहां से टाइम निकाल लेंगे किस टाइम पे ये कोलाइड कर गई है, और वो टाइम की वैल्यू बेटा इनके डिस्टेंस के फॉर्मूले में लगा देंगे, तो हमारा डिस्टेंस भी यहां से निकल के आ जाएगा कि कहां पे इनका कोलिजन हुआ है। उसी तरीके से बेटा हम लोग आखिरी बात पे आ जाते हैं जहां पे हम डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात करते हैं। अगर बेटा मेरा आदमी सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा रिवर की डायरेक्शन में, तो बेटा उसको डाउनस्ट्रीम बोला जाएगा। और एस लेंथ में अगर मुझे टाइम निकालना हो बेटा, टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम बराबर जितनी भी बेटा उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो बेटा दोनों मिल करके क्या कर रहे होंगे, ये एस डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाएगा। अप स्ट्रीम में बेटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है और वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है। जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो बेटा उसी सेम लेंथ के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर करूंगा। तो यहां तक की बेटा इंपॉर्टेंट बातें आपकी हो जाती हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक आपको चीजें, देखो यहां पे बेटा हम लोग एक बेसिक फ्रेम बना रहे हैं आपके शॉर्ट नोट्स का। ये चीजें आपको तभी बढ़िया से समझ में आएंगी जब आप लोगों ने ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कम से कम पढ़ा होगा, तब बेटा इस चीज से आप कनेक्ट कर पाओगे। पहले ही बताया बेटा इस सीरीज का मेन इंटेंशन है कि आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से बन जाएं और सारे के सारे पॉइंट कवर हो जाएं। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि आपका कोर्स भी चल रहा है, आपके सेशन भी चल रहे हैं, डीपीपीज है, टेस्ट है, इतनी सारी चीजें जहां पे आपको ये समय नहीं मिलता कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बहुत बढ़िया बना सको। तो बेटा यहां से मैं उम्मीद करता हूं आप अपने शॉर्ट नोट्स बढ़िया तरीके से बना लेंगे, और मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर के माइंड मैप में। तब तक ख्याल रखें,
पढ़ाई करें, ज्यादा टेंशन ना रखें, और हर बार की तरह जाते जाते यही कहूंगा कि बेटा जीवन में कार हो ना हो, संस्कार होने बहुत ज्यादा जरूरी है। और भाई साहब थोड़ा तो मुस्कुरा दिया करो। ठीक है, मिलते हैं बेटा अपने कब के लेक्चर में, अपने अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।